वेलकम बैक टू बॉलीफ्लिक्स। आज हम एक्सप्लेन करेंगे साउथ इंडियन इंडस्ट्री की एक माइंड ब्लोइंग मूवी जिसका नाम है नानको प्रेमथो। ये कहानी है एक बिजनेसमैन के बदले की। दिमाग हिला देने वाले सीन्स और सरप्राइजेस इस मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो मूवी प्लॉट के बारे में ज्यादा बात न करते हुए शुरू करते हैं एक्शन और ड्रामा से भरी इस सरप्राइजिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम लंदन का एक सीन देखते हैं जिसमें एक फिल्म का हीरो अभी कुछ लोगों से झगड़ा करता है और उन्हें खूब पीटता है। पीटने के बाद अभी उन सबको अपने पास बुलाकर बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि तितली के पंख हिलाने से एक बार अमेरिका में तूफान आ गया था। यहाँ बात करते हुए अभी को याद आता है कि उसने इन लोगों को सिर्फ कूड़ा डस्टबिन में ना फेंकने की वजह से इतना मारा। वो उन्हें देखकर कहता है ये इमोशन यहाँ का नहीं है, किसी और जगह का है। यहाँ सीन कट हो जाता है और हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ ये पता लगता है कि अभी को उसके मैनेजर ने डांट कर कंपनी से बाहर निकाल दिया था। इतना याद आते ही अभी फिर से अपने ऑफिस में पहुंचता है और अपने मैनेजर को जोर से थप्पड़ मार देता है। सीन यही कट होता है और आगे यही बात अभी एक ऑडिटोरियम में डिस्कस करता है। अभी सामने बैठे लोगों को बताता है कि जहाँ भी इमोशंस या फीलिंग्स उठे हमें उन्हें वहीं खत्म कर देना चाहिए। वो बताता है कि अगर आपके इमोशंस उसी समय बाहर ना आए तो हमारे इमोशंस दूसरे कामों में रिफ्लेक्ट करते हैं और हमें ही लूजर्स बनाते हैं। ऐसा बोलते हुए वो सभी लोगों से कहता है कि उन जैसे लोगों के लिए ही उसने अपनी नई कंपनी शुरू की है जिसका नाम है KMC। इस कंपनी के बारे में बताते हुए वो सभी को सीगेट नाम की कंपनी में इन्वेस्ट करने को कहता है जो 2 मिनट के बाद लिस्टेड होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि सबके शेयर वैल्यू 100 गुना तक बढ़ जाती है। इसके बाद हम अभी को किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करवाते हुए देखते हैं। यहीं एक आदमी उसे बताता है कि उसके पापा की हालत खराब है और उसे जल्दी बुलाया है। ये सुनकर अभी जल्दी से घर पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि उसके पापा को पैनक्रिएटिक कैंसर हुआ है और वो अभी लास्ट स्टेज में है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी और उसके 2 बड़े भाई अपने पापा के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पापा एक समय में बहुत अमीर थे। हालांकि आज उनके तीनों बेटे अच्छी कमाई कर रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वो उन्हें कहते हैं यू आर सन्स ऑफ रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ यूके। रमेश चंद्र प्रसाद। इंग्लैंड में रहने वाले हर इंडिया का खुद का घर हो, ये मेरा सपना था। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि रमेश चंद्र प्रसाद यूके के बहुत अमीर बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन एक दिन उन्हीं की कंपनी में काम करने वाले कृष्णमूर्ति नाम के एक इंसान ने उन्हें धोखा दिया और उसी की वजह से मीडिया में ये खबर फैल गई कि रमेश चंद्र प्रसाद एक फ्रॉड है। जिसके बाद वहाँ के लोग उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करने लगे थे। उस रात रमेश अपने तीनों बच्चों के साथ वहाँ से भाग गए। रात को बारिश में भीगते हुए उसने किसी के घर से भीख मांगकर अपने बच्चों का पेट भरा और अपने बच्चों के लिए ही उन्हें किसी होटल में स्वीपर का काम करना पड़ा। अब उन्होंने अपने नाम रमेश से सुब्रमण्यम रख लिया था। इसी के साथ उन्होंने अपना हुलिया भी बदल लिया था ताकि कोई भी उसे देखकर उसे मारने के लिए उसके पीछे ना दौड़े। सीन यही कट होता है और ये कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। अभी के पापा अपने तीनों बेटों से कृष्णमूर्ति को बर्बाद करने को कहते हैं। अब यही उनकी आखिरी इच्छा थी। दूसरी तरफ हम कृष्णमूर्ति को किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं जहां का काम पहले से ही किसी और के अंडर चल रहा था। कृष्णमूर्ति उस आदमी को एक अच्छी कीमत पर यह प्रोजेक्ट छोड़ने का ऑफर देता है, लेकिन जब वो आदमी कृष्णमूर्ति की बात नहीं मानता तो कृष्णमूर्ति उसे बताता है कि अगले कुछ दिनों में ही सरकार तुम्हारे लाइसेंस छीनने वाली है। ऐसा कहते हुए कृष्णमूर्ति उसके सामने अगले 3 दिनों के न्यूज़पेपर्स रखता है जिसमें इस प्रोजेक्ट के बंद होने की बात लिखी थी। ये सुनकर सामने बैठा आदमी हंसते हुए पूछता है कि आखिर सरकार मुझसे इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस क्यों छीनेगी। तो कृष्णमूर्ति उसे बताता है कि इस जगह पर रेयर प्रजाति की बटरफ्लाईज पाई जाती हैं और अगर यहाँ ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो वो सब मारी जाएंगी। ये सब सुनकर सामने बैठा आदमी फिर से हंसने लगता है और कहता है यहाँ आसपास तो मैंने एक फूल भी नहीं देखा, तो यहाँ बटरफ्लाईज कहाँ से आ गई। तभी उसे आसपास उड़ती हुई काफी सारी बटरफ्लाईज दिखाई देती हैं, जिसे कृष्णमूर्ति ने ही यहाँ छुड़वाया था। ये सब देखकर वो आदमी समझ जाता है कि कृष्णमूर्ति उस पर कोई भी झूठा मुकदमा करवा सकता है और वो घबराकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ अभी कृष्णमूर्ति से बदला लेने की बात करता है, जिसे सुनकर उसके दोनों भाई उसे ऐसा करने से मना करते हैं। अभी उनकी बातें सुनकर कहता है कृष्णमूर्ति का काउंटडाउन शुरू हो चुका है पापा की हर सांस के साथ। अभी अपने घर से निकलकर किसी जगह पर जाता है और वो कृष्णमूर्ति को तबाह करने के लिए अपनी टीम बनाने लगता है। सबसे पहले अभी अपनी टीम को कृष्णमूर्ति की सारी डिटेल्स लाने के लिए कहता है
उनका फर्स्ट टारगेट होता है कृष्णमूर्ति की बेटी, क्योंकि उसके पास कंपनी के 40% शेयर्स हैं। सीन यही कट होता है और अगली सुबह कृष्णमूर्ति की बेटी दिव्यांका एक कैफे में जाती है, जहां उसकी मुलाकात अभी से होती है। अभी उसे बताने लगता है कि मैंने ही जानबूझकर तुम्हें यहाँ आने के लिए मजबूर किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़े और उसके लिए हमारा ज्यादा से ज्यादा मिलना जरूरी है। आगे अभी बताता है कि उसी ने जानबूझकर आज सुबह पावर कट किया था, जिस वजह से उसकी सुबह की कॉफी मिस हो गई और उसे मजबूरन कॉफी पीने के लिए इस कैफे में आना पड़ा। अभी की ये बेतुकी बातें सुनकर दिव्यांका का उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि सामने बैठा लड़का उससे सिर्फ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब अभी टेबल पर अपना हाथ मारता है तो उस कैफे में बैठे सभी लोग उठकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। यह देखकर उसे अभी पर यकीन होता है। उसे समझ आता है कि अभी की वजह से ही वो यहाँ तक आने के लिए मजबूर हुई। इस बात का अंदाजा होने के बाद दिव्यांका ये कहते हुए वहाँ से निकल जाती है कि कल मुझे मिलने की कोशिश करो, मैं तुमसे ना मिलने की कोशिश करूंगी। अगले दिन हम देखते हैं कि दिव्यांका की फ्रेंड उसे अपने घर से पिकअप करने को कहती है, क्योंकि उसकी कार किसी वजह से खराब हो गई थी। और जब दिव्या अपनी फ्रेंड को ड्रॉप करने के लिए जाती है तो उन्हें रास्ते में ही एक पपी दिखाई देता है, और जब वो लोग पपी को गले पर बांधे एड्रेस पर उसे छोड़ने के लिए जाते हैं तो फिर से दिव्या की मुलाकात अभी से हो जाती है। दिव्या को समझ आता है कि उसकी फ्रेंड की कार को खराब करना और पपी को इस तरह से रास्ते में छोड़ना, ये सब भी अभी का ही प्लान था। अभी यहाँ दिव्या से उसका हाथ मांगता है और कहता है कि वो उसका माइंड रीड कर सकता है। ऐसा कहते हुए अभी दिव्या को एयरपोर्ट में हुए हादसे के बारे में याद दिलाता है। बचपन में दिव्या के साथ एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी धुंधली यादें आज भी दिव्या को परेशान करती थी, और उस इंसिडेंट की याद आने पर दिव्या काफी शॉक्ड हो जाती है और वो घबराकर वहाँ से भाग जाती है। रात को अभी दिव्या को टेक्स्ट करता है और उसे कहता है कि कल अगर तुम मुझसे मिलोगी तो तुम्हें प्यार हो जाएगा। अगले दिन दिव्या कार में न जाकर बस में बाहर जाती है और एक दूसरे कैफे में कॉफी पीने के लिए सोचती है, लेकिन वहाँ भी अभी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दिव्या फिर से हैरान होकर पूछती है कि आखिर अब की बार तुमने ये कैसे किया? तो अभी उसे बताता है कि आज मैंने तुम्हें फॉलो किया था। आगे दिव्या अभी को बताती है कि उसकी वजह से आज उसने एक ऑक्शन मिस कर दिया और एक काफी अच्छी पेंटिंग उसके हाथ से निकल गई। वो कहती है कि अभी उसे एक मैजिशियन जैसा लगता है और मैजिशियंस की ट्रिक से हम प्यार नहीं कर सकते। अगर हमारे बीच प्यार हुआ तो नेचर हमें मिलाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। ये कहते हुए दिव्या वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम अभी के बड़े भाई को देखते हैं। वो अपने पापा को झूठी तसल्ली देते हुए कहता है कि मैंने कृष्णमूर्ति के खिलाफ केस फाइल कर दिया है। वहीं अभी 25 करोड़ में उस पेंटिंग को खरीद लेता है जिसे दिव्या खरीदना चाहती थी। इसके बाद वो दिव्या को मिलने के लिए कॉफी शॉप में बुलाता है, लेकिन इस दौरान कोई अभी के प्लान्स को कॉपी करके दिव्या को किडनैप कर लेता है। अभी को समझ आता है कि जिसने भी दिव्या को किडनैप किया है वो आदमी पिछले कुछ दिनों से दिव्या पर नजर रखे हुए था, और इससे ही उसे एक आदमी के बारे में याद आती है जिसने अपने फेस पर टैटू बनवाया हुआ था। और इससे पहले कि दिव्या के साथ कुछ बुरा होता, अभी अपनी टीम की मदद से उस लोकेशन तक पहुंच जाता है जहां वो गुंडे दिव्या को लेकर गए थे। यहाँ अभी और उन गुंडों के बीच फाइट होती है और आखिरकार अभी दिव्या को बचाकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन दिव्या अपने डैड के ऑफिस जाती है और उन्हें अभी की दी गई पेंटिंग गिफ्ट करती है। यहीं दिव्या अपने डैड को इस कमरे में रखी चीजों की लोकेशन बदलने की सलाह देती है। वो कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक बार अभी ने उसके डैड की फोटोग्राफ्स देखते हुए उसे ऐसा करने को कहा था। उसे ऐसा करते हुए देखकर दिव्या के पापा उससे पूछते हैं, ऐसी सिली थिंग्स पर भरोसा कर रही हो, मतलब आर यू इन लव? ऐसा सुनते ही दिव्या शर्मा जाती है और अपने पापा से कहती है कि उसने अभी को उनके बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है। उसके पापा पहले तो मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें किसी खास आदमी से मिलने के लिए पेरिस में जाना था। तभी उन्हें पता चलता है कि उनसे मिलने मोरक्को के प्रिंस खुद ही वहां आ रहे हैं, इसलिए उनका पेरिस जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है और कृष्णमूर्ति अभी से मिलने को राजी हो जाता है। अगले दिन अभी रेडी होकर कृष्णमूर्ति से मिलने के लिए निकल जाता है और यहाँ अभी कृष्णमूर्ति को कृष्णमूर्ति कोटलिया कहकर बुलाता है, जिसे सुनकर कृष्णमूर्ति समझ जाता है कि अभी किसी और का नहीं बल्कि उसी रमेश चंद्र प्रसाद का बेटा है।
जिसके साथ काफी सालों पहले उसने बिजनेस किया था। वो समझ जाता है कि अभी सिर्फ उसे बर्बाद करने के लिए यहाँ आया है और 5 मिनट खत्म होने के बाद कृष्णमूर्ति उसे अपने ऑफिस से बाहर जाने को कहता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही मोरक्को का प्रिंस उससे मिलने के लिए आने वाला था। और यहाँ ये रिवील होता है कि जिस प्रिंस से कृष्णमूर्ति मिलना चाहता था वो कोई और नहीं बल्कि अभी ही है। दरअसल अभी ने ही कुछ महीने पहले उसके साथ मोरक्को में एक बिजनेस मीटिंग फिक्स की थी और उसी ने कृष्णमूर्ति को यहाँ रुकने के लिए मजबूर किया। इसके बाद अभी उसे आने वाले अगले महीने के कुछ न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें कृष्णमूर्ति के बर्बाद होने की खबर लिखी थी। जाते हुए अभी कहता है कि ठीक 1 महीने बाद आपके पास 1 पाउंड के अलावा कुछ और नहीं बचेगा। और ये सब सुनकर कृष्णमूर्ति हंसने लगता है। आगे कृष्णमूर्ति अभी के ठिकाने पर कुछ माइक्रोफोन्स लगवा देता है और उसे पता लगता है कि जो पेंटिंग अभी ने उसकी बेटी को गिफ्ट की थी वो बिल्कुल असली थी। इस बात का पता लगने के बाद कृष्णमूर्ति जानबूझकर उस पेंटिंग को अपने ऑफिस में उस जगह पर लगवा देता है जहां सनलाइट पड़ती है, क्योंकि सनलाइट में वो पेंटिंग और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। इसके बाद अभी अपनी टीम के साथ मिलकर कृष्णमूर्ति के बैंक अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाता। कृष्णमूर्ति उसे चोरी से उसके कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करते हुए पकड़ लेता है। कृष्णमूर्ति अपनी जेब से एक टैबलेट निकालते हुए बताने लगता है, इसकी मदद से मेरा बैंक अकाउंट पासवर्ड हर 30 सेकंड में चेंज होता रहता है। हर 30 सेकंड में ये एक नया पासवर्ड जनरेट करके मुझे दिखाता है। इसे हैक करना इम्पॉसिबल है। यहाँ अभी उसके बैंक अकाउंट तो हैक नहीं कर पाता, उल्टा दिव्या को इस बात का पता लग जाता है कि अभी यहाँ सिर्फ उसके डैड को बर्बाद करने के लिए आया है। और इस बात का पता लगने के बाद दिव्या गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद अभी उसे काफी समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जितना असली मेरा बदला है उतना ही असली मेरा प्यार भी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और किसी तरह से वो दिव्या उसके साथ बात करने के लिए मान जाती है, लेकिन अब वो अभी से थोड़ा सावधान रहने लगती है। अब अभी के पास सिर्फ 20 दिन ही और बचे थे। सीन यही कट होता है और आगे हम स्पेन का सीन देखते हैं जहां कृष्णमूर्ति अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला था। हालांकि इस बार भी अभी और उसकी टीम स्पेन पहुंचकर उसके प्रोजेक्ट को रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन अभी इस बार भी उसे हराने में नाकामयाब रहता है और कृष्णमूर्ति के इस प्रोजेक्ट को सरकार की तरफ से मंजूरी मिल जाती है। इसके बाद अभी एक प्लान बनाकर दिव्या को स्पेन की ही एक जेल में भेजता है, जहां दिव्या की मुलाकात एक औरत से होती है और उसके पास मौजूद फोटोग्राफ्स देखकर दिव्या को समझ आता है कि उसके सामने खड़ी औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ है। यहाँ से ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम फिर से उसी एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जिसका सपना अक्सर दिव्या को आता है और वो सपना देखकर दिव्या हमेशा डर जाया करती थी। हमें पता लगता है कि काफी साल पहले कृष्णमूर्ति ड्रग्स की स्मगलिंग भी किया करता था और एक बार जब उसकी पत्नी के लगेज में ड्रग्स पकड़ी गई तो पुलिस के डर से वो अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल गया और उसकी बेगुनाह पत्नी आज तक इस जेल में सजा काट रही है। अपनी माँ को देखकर दिव्या काफी इमोशनल हो जाती है और तभी अभी वहाँ आता है। दिव्या अभी को थैंक्स कहती है और हम समझ पाते हैं कि अब दिव्या फिर से अभी पर भरोसा करने लगी है। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता ने काफी लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। दूसरी तरफ हम कृष्णमूर्ति को अपने आदमियों के साथ हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं। यहाँ वो अपने पुराने पार्टनर रमेश चंद्र प्रसाद से मिलता है। कृष्णमूर्ति उसे धमकी देता है कि तुम्हारा बेटा मुझसे कभी जीत नहीं सकता। इसी के साथ ही वो रमेश चंद्र प्रकाश को जिंदा रखने के लिए अपने साथ कुछ डॉक्टर्स, प्रोफेशनल डॉक्टर्स की टीम लेकर आता है ताकि वो रमेश को कुछ और देर जिंदा रख पाए। आज अभी की कमिटमेंट का आखिरी दिन था। कृष्णमूर्ति अभी को फोन करके उसकी कमिटमेंट के बारे में याद दिलाता है और इसी दौरान कोई लेडी अभी को एक बुके पकड़ाती है। वहीं कृष्णमूर्ति अभी से एक रेयर किस्म की स्कॉर्पियो की प्रजाति के बारे में बात करने लगता है। वो कहता है कि कुछ दिन पहले ही मैंने 2 स्कॉर्पियंस को नॉर्थ अफ्रीका से मंगवाया है, जिसमें से एक गायब है कि तभी एक बिच्छू अभी के हाथ पर काट लेता है जो कि उस बुके में छिपाया गया था। कृष्णमूर्ति बताता है कि तुम्हारे पास अब अपनी जान बचाने का सिर्फ आधा घंटा है। इसके साथ ही कृष्णमूर्ति उसे कुछ क्लूज देने की कोशिश करता है जिससे कि अभी की जान बच सके और सबसे पहले कृष्णमूर्ति उसे एक कोड भेजता है जिसे देखकर अभी का दिमाग में ख्याल आता है कि ये कोई मेडिसिन हो सकती है और वो भागा भागा एक नर्स के पास जाता है, लेकिन वहाँ मौजूद लेडी उसे बताती है कि इस तरह की कोई भी मेडिसिन यहाँ नहीं है। अब तक उसे चलने में भी काफी तकलीफ होने लगी थी।
इसके बाद कोड को देखने से उसे याद आता है कि उसके बड़े भाई की गाड़ी का नंबर भी कुछ ऐसा ही है और वो भागा भागा अपने भाई की कार के पास पहुंचता है जो कि हॉस्पिटल के बेसमेंट में ही पार्क थी। यहाँ उसे फार्मेसी रूम की चाबी मिलती है और हॉस्पिटल के फार्मेसी रूम में जाने पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक जैसी दिखने वाली काफी सारी मेडिसिन थी। कृष्णमूर्ति जो कि फोन के जरिए अब तक उससे कांटेक्ट में था, वो बताता है कि इसमें से सिर्फ एक ऐसी मेडिसिन है जो तुम्हारी जान बचा सकती है। आगे अभी को कृष्णमूर्ति के भेजे गए क्लूज में से ही एक क्लू दिखाई देता है जिसमें ग्लूकोज की एक बोतल पर कुछ नंबर्स दिखते हैं और इसी तरह के नंबर्स उन मेडिसिन पर भी लिखे हुए थे। अभी जल्दी से फोन करके अपने छोटे भाई से पूछता है कि पापा के बेड पर जो बोतल टंगी है उसका नंबर क्या है और उन नंबर्स को पता लगने के बाद अभी किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी उसे पुलिस घेर लेती है और कृष्णमूर्ति उसे बताता है कि जो इंजेक्शन तुमने लगाया है वो एक्चुअल में एक ड्रग है और इल्जाम साबित होने पर तुम्हें उम्र कैद की सजा होने वाली है। पुलिस उसे अरेस्ट करके जेल में डालने लगती है, लेकिन तभी अभी का बड़ा भाई पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसकी बेल करवा देता है। अभी को पता लगता है कि उसके भाई ने अपनी गाड़ी बेचकर उसकी बेल करवाई है। अभी का बड़ा भाई उसे याद दिलाते हुए कहता है कि अब कृष्णमूर्ति की बर्बादी में सिर्फ 1 घंटा बचा है। ये कहते हुए वो तीनों भाई यहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम अभी और उसके भाइयों को एक मॉल में घूमता हुआ देखते हैं। हम देखते हैं कि कृष्णमूर्ति ने अपने आदमियों को उन पर नजर रखने के लिए छोड़ा हुआ था और जब कृष्णमूर्ति को पता लगता है कि वो तीनों भाई मॉल के किसी सैलून में हेड मसाज करवा रहे हैं तो ये बात कृष्णमूर्ति को हजम नहीं होती। मॉल में घूमते घूमते उन्हें आधा घंटा बीत जाता है और जब अभी की दी गई कमिटमेंट में कुछ मिनट्स बाकी रह जाते हैं तब वो तीनों भाई कृष्णमूर्ति के ऑफिस में एंटर करते हैं। यहाँ कृष्णमूर्ति उनकी नाकामयाबी पर हंसने लगता है और अपनी चेकबुक निकाल कर उनके नाम 1 लाख रुपए का चेक लिखता है। कृष्णमूर्ति वो चेक उनकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि आगे ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। तो अभी कृष्णमूर्ति से ये कहता है कि मैं आपसे एक झूठ बोलूंगा, अगर आपने उससे सच माना तो वो झूठ हो जाएगा और अगर झूठ माना तो सच हो जाएगा। अभी कहता है कि आपका ये दिया हुआ चेक नहीं चलेगा क्योंकि आपका बैंक बैलेंस 0 है। इतना सुनते ही कृष्णमूर्ति अपने अकाउंट बैलेंस चेक करता है जिसमें पूरे 40 बिलियन डॉलर्स पड़े थे, लेकिन देखते ही देखते कृष्णमूर्ति की आंखों के सामने से वो बैंक बैलेंस घटने लगता है। उसके बैंक बैलेंस 0 रह जाता है। ये सब देखकर कृष्णमूर्ति के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, उसकी सांसें फूलने लगती हैं और वो घबराते हुए पूछता है कि आखिर ये सब तुमने कैसे किया? ऐसा करना इम्पॉसिबल है। और आगे ये रिवील होता है कि जो पेंटिंग अभी ने दिव्या को गिफ्ट की थी उसमें उसने पहले से ही एक छोटा सा कैमरा फिट कर दिया था और जैसे जैसे कृष्णमूर्ति ने अपना पासवर्ड टाइप किया उसी तरह से अभी की असिस्टेंट ने वो पासवर्ड अपने कंप्यूटर में टाइप करके उसके अकाउंट से सारा पैसा ट्रांसफर कर लिया। आगे अभी बताता है कि आपके ऑफिस में जो भी चीजें इधर उधर रखी गई हैं उन्हीं सब की वजह से ऐसा हुआ है। अगर ये टेबल अपनी पहली वाली जगह पर रखी होती तो शायद ऐसा ना होता। हम समझ पाते हैं कि अभी ने शुरुआत में ही दिव्या के दिमाग में ये प्लांट किया था कि तुम्हें अपने डैड के ऑफिस टेबल को डायरेक्शन बदलना चाहिए। इसके बाद उसने जानबूझकर उन्हें वो पेंटिंग गिफ्ट की जिसकी खूबसूरती सनलाइट में और भी ज्यादा निखर कर आती है और कृष्णमूर्ति ने अनजाने में उसी जगह पर लगा दी जहां से पेंटिंग में लगाए गए कैमरे का एंगल उसका कंप्यूटर और सही से देख पा रहा था। ये सब जानकर कृष्णमूर्ति पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि तुम बेशक जीत गए हो लेकिन मैं नहीं हारा। स्पेन में चल रहा मेरा गैस स्टेशन का नया प्रोजेक्ट मुझे करोड़ों कमाकर देने वाला है। मेरा खोया हुआ पैसा वापस कमाने के लिए मुझे सिर्फ कुछ ही महीने लगेंगे। उसकी बातें सुनकर अभी और उसके दोनों भाई भी हंसने लगते हैं। तभी कृष्णमूर्ति को एक कॉल आता है और कृष्णमूर्ति का एम्प्लॉय उसे बताता है कि हमारे गैस स्टेशन में गैस खत्म हो गई है। वो एम्प्लॉय बताता है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर्स दूर ही गैस के कुछ बड़े बड़े कैलेंडर्स रखे हैं और जमीन में लगे बड़े बड़े पाइप्स के जरिए ही उस गैस को हमारी जमीन तक भेजा जा रहा था, लेकिन असलियत में इस जमीन में गैस मौजूद नहीं है। हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। और यहाँ हमें पता लगता है कि मूवी की शुरुआत में जब हमने अभी को किसी कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते देखा था वो कृष्णमूर्ति के नए प्रोजेक्ट वाली जगह के काफी नजदीक थी। अभी ने ही उसे धोखे में वो जगह बेची थी। ये सब सुनकर कृष्णमूर्ति और भी ज्यादा घबराने लगता है और वो बुरी तरह से डर जाता है
आगे भी अभी की बातों से हम समझ पाते हैं कि शुरुआत में उसने KMC के नाम से जो कंपनी शुरू की थी उसका मकसद भी कृष्णमूर्ति को बर्बाद करना था। उसमें सिर्फ ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने कभी ना कभी कृष्णमूर्ति से धोखा खाया था, लेकिन आज तक उनमें से कोई भी कृष्णमूर्ति के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। पर आज वही लोग कृष्णमूर्ति को मारने के लिए उसकी बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। देखते ही देखते उन लोगों की भीड़ बिल्डिंग के अंदर घुसने लगती है और अभी कृष्णमूर्ति को एक पैकेट देकर वहां से निकल जाता है। उन लोगों से बचने के लिए कृष्णमूर्ति जब बाथरूम में जाता है तो उसे अभी का दिया हुआ पैकेट याद आता है और खोलकर देखने पर उसे अंदर एक रेजर दिखाई देता है और आज कृष्णमूर्ति भी बिल्कुल उसी तरह अपने भेष बदलने लगता है जैसे कुछ साल पहले रमेश चंद्र प्रसाद ने बदला था। और हॉस्पिटल पहुंचकर अभी और उसके दोनों भाई अपने डैड को कृष्णमूर्ति की बर्बादी की न्यूज दिखाते हैं, जिसके बाद उनके डैड सांस लेना बंद कर देते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। मूवी के एंड में हम अभी और उसके दोनों भाइयों को अपने पिता का अंतिम संस्कार करते देखते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है।